हेलो दोस्तों, सभी का फिर से आप सभी का स्वागत है और पब्लिक सर्वेंट यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। जैसा कि आज 5 जून है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, न केवल हमारे देश के लिए बल्कि विश्व के लिए, वैश्विक प्रकृति के लिए। क्योंकि 5 जून 1972 को, ठीक है, स्टॉकहोम नाम के जगह पे एक विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, ठीक है, जहाँ पे आप लोग को ये डेट बिल्कुल ध्यान में रखना है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या बोला, 5 जून कब, 1972, कहाँ, स्टॉकहोम, ठीक है, स्टॉकहोम, ठीक है। ये 3 फैक्ट हो गए, तीनों फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उस दिन से तय किया गया कि हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा दिन है और इस दिन मैं आप लोगों के पर्यावरण से संबंधित सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर लेकर के आया हूँ। पर्यावरण में आज के लेक्चर से आप कोई भी पेपर दे, CGVAPM CGPSC का, आज के लेक्चर से कोई ना कोई क्वेश्चन हर पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से पूरा इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रदूषकों के प्रकार, टॉपिक जैसा कि स्लाइड में है, देखिए। प्रकृति के आधार पर प्रकार, अवस्था के आधार पर प्रकार, स्वरूप के आधार पर प्रकार और निस्तारण की प्रकृति के आधार पर प्रकार। उत्पत्ति मतलब जैसा कि वो बनता है या जिस तरीके से वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसके आधार पर 2 है, एक प्राकृतिक, एक मानवजनित। प्राकृतिक मतलब सिंपल सा बात है, जो अपने आप हो, और मानवजनित जो मनुष्य हमारे कारण हो, ठीक। तो प्राकृतिक में बहुत ही आसान है, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, जैविक पदार्थों के सड़ने से, खुद ही सड़ेगा वो, वाली गैस, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये स्वतः अवस्था में मिलते हैं, इसलिए ये प्राकृतिक हो गए। और वनाग्नि, ठीक है, ये सबसे। मानवजनित कौन कौन सी हैं? तो मानवजनित बहुत आसान है। मानवजनित मतलब जो हमने जिसका कारण हम हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या है? तो गैसें मतलब विभिन्न अलग अलग मशीनों से, अलग अलग इक्विपमेंट से, वाहनों से गैसें निकलेंगी, ठीक है। धूम मतलब अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग के चलते स्मोक बनेगा, वो सब, ठीक है। उष्मा, ये सब उष्मा से बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब उष्मा से भी किस तरीके से होगा, तो उष्मा भी अपने आप में इम्बैलेंस बनाता है, वायु में, जल में, हर जगह पे हीट जो है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें क्या हैं, मानवजनित है, ठीक है। अगला है अवस्था के आधार पर। अवस्था मतलब वो कैसी अवस्थाएं में पाई जाती हैं। जब भी देखिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच में हम तैयारी करते हैं, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जो 2 टाइप में क्लासिफिकेशन है, तो एक टाइप का अच्छे से आप लोग याद कीजिए सारी चीज़ें, दूसरा अपने आप ही आप वहाँ पे पिक कर लेंगे 4 ऑप्शन में, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग सब्जेक्टिव अप्रोच में, CGPSC मेंस के अप्रोच में तैयारी कर रहे हैं, तो आपको दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आपको समझा सकता हूँ, मेमोराइज आपको एक बार में नहीं होगा, आप बार बार 2 से 3 बार इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो सारा चीज़ याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कि तरल रूप में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो तरल रूप जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट, ऑयल स्लिप्स। अब ऑयल स्लिप्स जैसे 4 चीज़ें हैं, तो अमोनिया जो है, अमोनिया ऐसे तरल रूप में पाया जाएगा। अमोनिया गैसियस फॉर्म में भी पाया जाता है, लेकिन तरल फॉर्म में क्या होता है, वो खेतों के माध्यम से पानी में, वाटर टेबल में जाता है और वहाँ नुकसान पहुँचाता है हमको। यूरिया भी है, वो भी यूरिया देखिए ठोस के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, सफ़ेद सफ़ेद छोटा छोटा दाना होता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं ठोस के रूप में, लेकिन वो पानी में घुल करके ना वो वाटर टेबल को फिर मतलब हार्म करता है। इसी तरीके से तीसरा है नाइट्रेट। ये भी नाइट्रेट भी हमारे मतलब पानी में जा करके हमको नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। तो नाइट्रेट, आर्सेनिक, ये सब वैसी हैं। फिर ऑयल स्लिप्स, तो ये चारों क्या है, तरल है, ठीक है। अगला ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगला है गैसियस। तो गैसियस फॉर्म में भाई ये सब बड़ा आसान है, ये चारों पांचों गैस आप सभी को पता होगा। नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें सभी के सभी क्या हैं, गैसियस फॉर्म में हम लोगों को हार्म पहुंचाती हैं। इसके अलावा ये जो पहला सेक्शन जो था ठोस, तो जो बच गया उसको आप ठोस में कंसिडर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सेक्शन जो है स्वरूप के आधार पर, सबसे इंपॉर्टेंट, आज इस पहले स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट यही है, इसको बिल्कुल आप लोग एकदम स्किप नहीं करना है। ये जो मैं लिखा हूँ कि प्राथमिक और द्वितीय, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये स्वरूप के आधार पर है। स्वरूप मतलब जैसे इनका
स्वरूप मतलब रूप जैसे बदल सकते हैं। जैसे क्या होता है, प्राथमिक वो होता है जो मतलब जो स्वतः मुक्त अवस्था में मिल गया, वो प्राथमिक, ठीक है। और जो द्वितीयक मतलब जो एक दो कंपाउंड मिले और उन लोग कुछ रिएक्शन किए, स्पेशल रिएक्शन, स्पेशल एप्लीकेशन के साथ जब रिएक्शन होता है तो द्वितीयक बनता है। तो प्राथमिक मतलब डीडीटी, बिल्कुल एकदम याद रखना, डाइएथिल डाइलमिल ऐसा कुछ कुछ। डीडीटी जो होता है वो एक कीटनाशक है जो यूज़ करते हैं हम लोग खेतों में, ठीक है। अब ये डीडीटी इतना खतरनाक प्रदूषक है कि इसके चलते गौरैया नहीं दिखती हैं आजकल, ठीक है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें जो है ना ये प्राथमिक है, ठीक है। इसको आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अगला है देखिए द्वितीयक में क्या क्या है, 5 चीज़ें। तो मैं बताया ना ऑब्जेक्टिव वाले क्या करें, अब ये पांचों को याद कर लो, प्राथमिक में बाकी जो आएगा मार देना है, ठीक। तो द्वितीयक में क्या है, पैन, पैरोक्सीएसिटिल नाइट्रेट, ओजोन, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सल्फ्यूरिक एसिड और ये H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। पांचों से एक सेक्शन कहाँ से आ गया, द्वितीयक में आ गया, ठीक है। इस पांचों को द्वितीयक मारना है, बाकी प्राथमिक में मारिए, ठीक है। अब निस्तारण की प्रकृति के आधार पर, अब निस्तारण की प्रकृति के आधार पर मतलब क्या, किस तरीके से उसको हम डिस्पोज करते हैं या डिकम्पोज करते हैं, है ना। तो पहला है कि जो डिकम्पोज हो सकता है वो जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय, ठीक है। मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, इसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये ज़्यादा अच्छा है यानी हिंदी से। तो जो डिग्रेडेट हो सकता है, जो डिकम्पोज हो जाता है, तो इसमें 3 चीज़ें बहुत ही बेसिक 3 चीज़ें हैं जो हम लोग अंदाज़ा भी ऐसी लगा सकते हैं कि देखिए ये जो है ये तीनों घरेलू कचरा, ठीक है, घरेलू कचरा वगैरह ये तो अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, मलमूत्र और सीवेज, तो ये हो गया। बाकी सब जो बचे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाएंगे इस सेक्शन में। लेकिन अब इसमें देखिए क्या क्या है, तो भारी धातु, जैसे भारी धातु में यहाँ पे मैं अलग अलग लिख दिया हूँ, जैसे निकिल है, मैग्नीज है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, सब भारी धातु कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे 2,4-D है, 2,4-D एक मतलब वो है कवकनाशी, शाकनाशी, जैसे जो खरपतवार हो जो उग जाते हैं उसको नाशक है। डीडीटी इस सेक्शन में निस्तारण के आधार पर डीडीटी जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है, ठीक है। डीडीटी वही अपना कीटनाशक, लेड, शीशा, ये सब रेडियो एक्टिव जो तत्व होंगे ये सारे क्या होंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल में आएंगे। तो बिल्कुल ये सेक्शन को आप बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे वायु प्रदूषण। अब देखिए मैं आज के इस लेक्चर में वायु प्रदूषण को पूरा डील करूंगा। इस लेक्चर को देखने के बाद वायु प्रदूषण का कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम में गलत नहीं करोगे, ठीक है। हालांकि यहीं पे हम लेक्चर में ही बस नहीं रहेंगे, लेक्चर के बाद मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव भी दूंगा, मतलब 50 क्वेश्चन, लगभग 40-50 क्वेश्चन का एक ऑब्जेक्टिव लेकर के आपके सामने आऊँगा वायु प्रदूषण से संबंधित, तो अलग अलग टाइप के प्रदूषकों के वर्गीकरण से संबंधित, ठीक है। तो वायु प्रदूषण समझते हैं। वायु प्रदूषण क्या है, देखिए वायु अपने आप में, वायुमंडल जो है वो विभिन्न गैसों से बना है, जिसका मैं यहाँ पे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये अलग अलग टाइप के इतने सारे गैसेस हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन लगभग 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इसके बाद कितना बचा, ये तो 78, ये अपने आप में 78, 88, 98 तो यही हो गया, 99। उसके बाद 1% लगभग बचता है, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना इससे भी कम ये सारे गैसेस हैं। तो इन सारे गैसेस में अब देखिए आप, जैसे मैं पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा रिमाइंड करूँ आप लोगों को, तो पीरियोडिक टेबल में जो 18वां वर्ग है, अंतिम जो वर्ग है, उसमें अक्रिय गैसेस होते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ऐसा करके, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, इस तरीके के 6 गैसेस हैं। अब इन 6 गैसेस में देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए कि हीलियम भी है, नियॉन भी है, आर्गन तो सबसे ज़्यादा होता है, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, है ना, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान। यहाँ पे मैंने अलग से मेंशन किया है कि रेडॉन नहीं है कि नहीं, यहाँ पे आप लोग अलग से मेंशन देख रहे हैं रेडॉन, यहाँ कटा हुआ चिन्ह डाला हुआ, मतलब रेडॉन नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अक्रिय गैसों में 6 होते हैं, जिसमें आर्गन जो है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है, और रेडॉन नहीं है, जो अंतिम वाला है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान,
ठीक है, तो वही नहीं है। ठीक, अब वायु प्रदूषण के स्रोत, अभी तक हमने वर्गीकरण देखा है ना, जो भी अब स्रोत देखते हैं कि कहाँ कहाँ से वायु प्रदूषक जो है निकलते हैं। तो ये वनाग्नि से निकलता है, ज्वालामुखी से निकलता है, पेड़ पौधों से निकलता है, जैविक पदार्थों के सड़ने से निकलता है, वायुमंडलीय रासायनिक मतलब वायुमंडल में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उससे निकलता है, महासागरीय जीव जंतु जिस कारण से वहाँ से भी कुछ होता है ना। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा कि जब आग जलता है, ठीक है, जंगल में जब आग जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और फ्लाई ऐश, ये तीनों चीज़ मुक्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये 2 चीज़ें मुक्त होती हैं। पेड़ पौधों में देखिए अमोनिया, पेड़ पौधों के चलते अमोनिया का प्रदूषण होता है वायु में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब निकलता है। ठीक है, जैविक पदार्थ जब सड़ते हैं तो नाइट्रोजन, जैसे पिछले पेज में भी मैंने बताया था कि जब जैविक पदार्थ सड़ते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो होते हैं ये, इसीलिए इसको मैंने प्राकृतिक स्रोतों में बताया था, है ना। अगला है वायुमंडल रासायनिक क्रिया, ठीक है, जिससे बहुत सारे अम्ल निकलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिथाइल क्लोराइड जो होता है, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, मेथिल क्लोराइड, है ना, ये जो है ये निकलता है हमारा महासागरीय जीव जंतु से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं देखिए मानव जनित स्रोत, ये प्राकृतिक स्रोत है। अगला गैसें व धूम, ठीक है, इससे स्मोक है ना, तो लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, उपले हो गए, पेट्रोल हो गए, अग्नि के, इन सब के दहन से जो धुआं निकलता है, उस धुआं तो भाई मानव जनित ही है ना। अगले है कणिकीय पदार्थ, मतलब पार्टिकुलेट मैटर में उस वस्तु के दहन से वायुमंडल में भी उड़कर चले जाते हैं, उक्त वस्तु के दहन से, मतलब हाँ इनके दस्ते। तो देखो जब ये जलता है तो जो धुआं निकलता है वो तो नुकसान पहुंचाएगा ही, लेकिन धुआं के साथ साथ ना कुछ और पार्टिकल्स भी इससे उड़ते हुए दिखते होंगे आप लोगों को, वो सारी चीज़ें भी अलग लेवल पे और ऊपर जा कर के, है ना, वायुमंडल को नुकसान पहुंचाती हैं। तो उन्हें पीएम कहा जाता है, पार्टिकुलेट मैटर, उष्मा। देखो जब हम सांस लेते हैं या कोई भी जंतु जब सांस लेता है ना, उससे भी कहीं ना कहीं उष्मा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से गर्म होता है। ठीक है, तो ये भी कारण है, छोटे पैमाने पर लेकिन है। ईंधन के दहन से वायुमंडल में भी उष्मा जाता है, बिल्कुल जाएगा, जिससे उसका संतुलन बिगड़ता है। देखिए प्रदूषण क्या है अगर बोले हम लोग, तो प्रदूषण कुछ नहीं है, प्रदूषण है कि जो संतुलन होता है हर चीज़ का, जैसे जल में, वायु में, मृदा में, प्रदूषण एक लाइन में समझना हो सारे प्रदूषण को, तो इसी से समझिए कि वायु प्रदूषण तब होगा जब वायु के संतुलन में बिगड़े। अब जैसे शुरुआत में मैंने क्या बताया था, शुरुआत में ये जो मैंने बताया था, ये क्या था, बताया था मैंने संतुलन, ये जो है ये वायु का संतुलन है। ठीक है, अब वायु के इस संतुलन में परिवर्तन हुआ तो क्या हो गया, वायु प्रदूषण हो गया। ठीक है, तो ये संतुलन बिगड़ता है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगला वायु प्रदूषण के प्रकार में आते हैं। अभी हमने स्रोत देखा, प्रकार देखते हैं। प्रकार में देखिए गैसीय प्रकार में पहला है गैसीय, दूसरा है कणिकीय, तीसरा है पीएम, आगे और भी है। ठीक है, आगे क्या क्या है, फ्लाई ऐश के बाद एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर और पर्टिकुलर मैटर। तो ये 5 तरह के हम लोग क्या देखेंगे, प्रकार देखेंगे। तो गैसीय वायु प्रदूषक जो होते हैं, अब गैसीय वायु प्रदूषक में देखिए जीवाश्म ईंधनों के दहन से, ठीक है, जीवाश्म ईंधनों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। जीवाश्म ईंधन किसे कहेंगे, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जीवों के अवशेष से जो ईंधन बने हैं उनके जो दहन से, ठीक है, उनके दहन से क्या होगा, उनके दहन से हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, अगला क्या है, जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से। अब ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अपूर्ण दहन और दहन मतलब जिसमें पूरी तरीके से वो जल जाए, और अपूर्ण दहन मतलब जिसमें वो पूरी तरीके से ना जले, जिसमें उसका आधा मतलब जले, मतलब संतुलित जल क्या बोलते हैं उसको, दहन दर ना हो उसकी। ठीक है, तो अपूर्ण हो गया। तो अपूर्ण होगा तो हाइड्रोकार्बन निकलेगा, और जब पूर्ण होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। कुल मिलाकर के पेट्रोलियम के दहन से मतलब वाहन से कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड निकलेगा, और अपूर्ण दहन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसीलिए मतलब
हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो पेट्रोलियम के दहन से निकलेंगे, और कोयला वेला जला दो आप लोग तो वो निकल जाएगा। जैसे एरोसोल, एरोसोल रेफ्रिजरेटर, केन तथा रेफ्रिजरेटर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर का नाम लेते ही आपके दिमाग में CFC आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर कूलिंग एजेंट में CFC कुछ न कुछ मात्रा में मुक्त होता ही है, ठीक है। देखिए अब इसके बाद अगला है गंधक युक्त जीवाश्म के दहन से। तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब जो हैं ये गंधन युक्त जीवाश्म के दहन से। गंधक युक्त मतलब सल्फर वाला, सल्फर वाले का जब दहन करेंगे तो ये सब निकलेगा। सुपरसोनिक जेट विमान से, ध्यान रखने वाला बात है दोस्तों कि सुपरसोनिक जेट विमान से ना हम लोगों को नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलेंगे, अलग अलग ऑक्साइड मिलेंगे नाइट्रोजन के। तो मैं एक जगह पेपर में, रेलवे के पेपर में आया था, शायद मेरे को ध्यान है कि जेट में से कौन सा गैस निकलता है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद रासायनिक उर्वरकों से, तो रासायनिक उर्वरकों से कौन कौन से हम लोग को मिलेंगे, तो नाइट्रस, नाइट्रिक अलग अलग, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहाँ से मिल रहे हैं, उर्वरकों से, यहाँ से, और सुपरसोनिक जेट विमान से, ठीक है। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला है ब्लीचिंग प्रक्रिया से उत्सर्जित। तो ब्लीचिंग पाउडर आप लोग समझते हैं CH3COCl, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर को मतलब फर्श वर्श साफ करने में और रंजन में, है ना, उसको हिंदी में विरंजक बोलते हैं ऐसा कुछ, तो उससे क्लोरीन जो होता है वो नुकसान पहुंचाता है। ऐसा ग्लिसरॉल या तेल से एल्डिहाइड, ग्लिसरॉल दरअसल एल्डिहाइड और बेंजीन का रिएक्शन से बनता है, तो उसमें जो एल्डिहाइड होता है वो नुकसान पहुंचाता है। धान के खेत और जुगाली करने वाले पशु मीथेन, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। धान के खेत में कौन सा गैस होता है या जुगाली करने वाले पशुओं में कौन सा होता है, ये दोनों चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना। मीथेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हमको स्किप कर देते हैं, बाद में आसान समझते हैं और ऐसा लग रहा होगा कि ये सब तो जानते हैं हम, लेकिन गलत मार्क आ जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिए। कणिकीय वायु प्रदूषक, जिसमें थोड़ा सा कण बड़ा हो, गैसियस मतलब बिल्कुल गैस हो गया, कण थोड़ा सा बड़ा हो, ठोस के रूप में हल्का हो, जैसे एरोसोल। अब एरोसोल किसको बोलते हैं समझिएगा, ठीक है। एरोसोल बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है समझिए। हवा में लटके तरल या ठोस कण, देखिए हवा में लटके तरल या ठोस, अब देखिए हवा में ठोस या हवा में तरल, मिश्रण की हो रही, मिश्रण का बात हो रहा है यहाँ, मिश्रण मतलब मिक्सचर हो रहा है। हवा में हल्का हल्का तरल, अब तरल का डेंसिटी तो मतलब उसका जो घनत्व है वो उससे ज़्यादा हो तो वो तैरेगा उसमें। अब तैरेगा तो क्या हो जाएगा, उसका घनत्व तो उन दोनों का घनत्व जो है वो तरल गैस से ज़्यादा रहेगा तो तैरेगा, और तैरेगा तो वहाँ पे जो बनेगा उसको हम लोग एरोसोल बोलेंगे, ठीक है। 10 से माइक्रोमीटर, 10 से मतलब माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 होता है, इस पर हम लोग नहीं जाना है, बस ये ध्यान रखना है एरोसोल होता क्या। उत्पत्ति कहाँ कहाँ होती है, बिल्कुल इन सेक्शन को आप ध्यान दीजिएगा, इसकी उत्पत्ति कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। तो उत्पत्ति कहाँ कहाँ होती है, ताप बिजली घर में, मोटर वाहन में, जीवाश्म ईंधन के दहन से, फिर से जीवाश्म ईंधन के दहन से, जीवाश्म ईंधन के दहन से भी एरोसोल बनता है थोड़े मोड़े मात्रा में, ठीक है, लकड़ी जो भी है। तो एरोसोल क्या होता है समझ में आया। और इसके बाद फिर एरोसोल कहाँ कहाँ से उत्पन्न होता है, ऐसे इस टाइप का डिटेल में व्यापम PSC में नहीं आता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड एकदम साइंस के ही सब्जेक्ट नहीं पूछे जाएंगे यहाँ पे, लेकिन हम लोगों को ऊपर से ध्यान रखना है। हालांकि सर्विस फील्ड में हम जा रहे हैं तो पर्यावरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। साइंस मतलब पर्यावरण ही होता है, मान के चलिए अब 60-70%, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे, है ना, हल्का हल्का। अब देखिए अगला है सूट्स तथा फ्यूम। इसको मतलब बोल सकते हैं आप कि देखिए जो धूम होता है, धूम मतलब जो धुआं होता है, वो धुआं जब होता है, वो जब उसमें लिक्विड का फॉर्म रहता है तो उसमें धूम कहा जाएगा, ठीक है, मतलब लिक्विड और उसका मिक्सचर जो होगा, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये ऊपर पदार्थों के दहन से, मतलब इन सब के जलाने से, जीवाश्म ईंधन के जलाने से, मोटर वाहन के जलने से, इनसे जो होता है ये भी कुछ मात्रा में होता है, ठीक है। इसी की इन दोनों को ही, एरोसोल को और धूम को, ठीक है, दोनों को हम लोग, फ्यूम को, दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, कणिकीय पदार्थ कहेंगे, कणिकीय वायु प्रदूषक कहेंगे, ठीक है।
ये बिल्कुल इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, इन क्लासिफिकेशन को, है ना। अगला है पीएम। तो देखिए पीएम और ये इसमें अंतर क्या है, ये 1 से 10 माइक्रोमीटर तक है और ये 10 माइक्रोमीटर से बड़े हैं। तो पीएम इज़ ऑलवेज ग्रेटर इन साइज देन एसपीएम, ठीक है। अब आते हैं जब संघनन धूल कणों, ठीक है, पीएम या धुओं में होता है, तब जल की बूंदें वायु में लटकती रहती हैं और ये कोहरा कहलाती हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए इसके लिए संघनन को समझना पड़ेगा, ठीक है। संघनन जो होता है वो धूल के कणों, वही जो हम लोग पहले पढ़ा, ठीक है, धूल के कण में यही अपना पीएम है ना, इसके बाद धुओं में होता है। तो जल की बूंदें वायु में लटकते रहती हैं, लटकने का कारण इनका घनत्व तो और ज़्यादा होगा तो लटकेंगे, ठीक है। तो वो होता है पीएम। अब देखिए जब इसी कोहरे का संपर्क सल्फर से हो जाता है तो यह अधिक जहरीला हो जाता है, जिसे धूम कोहरा या स्मोक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, धूम अलग चीज़ है, ठीक है, कोहरा अलग चीज़ है, और दोनों जब धूम कोहरा मिलेगा तो उसे स्मोक बोलेंगे, ठीक है। तो फ्यूम स्मोक अलग अलग चीज़ें हैं। ध्यान रखिएगा कि स्मोक और फ्यूम, स्मोक जो होता है वो जब उस सल्फ़र भी आ जाता है उसमें, ठीक है। स्मोक तब बोलेंगे जब उस सल्फ़र भी उसमें मतलब शामिल हो जाएगा। तो स्मोक इज़ मोस्ट डेंजरस, ठीक है। इन सब में स्मोक जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। तो इस फ्यूम जो है, फ्यूम मतलब क्या हो जाएगा, धूम। और धूम में जब कोहरा मिलेगा, है ना, धूम में जब कोहरा मिलेगा और जो ज़्यादा उसके पार्टिकल मिलेंगे ज़्यादा साइज के, है ना, लटकते रहेगी तो वो कोहरा कहलाएगी। कोहरा मतलब ये कोहरा का मतलब है स्मोक। अब वो जब मिलेगा सल्फ़र के साथ तो कहलाएगा स्मोक, ठीक है। ये बिल्कुल ये तीनों चीज़ का डिफरेंस को आप एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉग में जब सल्फ़र मिलता है ना तो अधिक हानिकारक हो जाता है ना, जिसे स्मोक कहते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ्लाई ऐश। अब फ्लाई ऐश नाम, जैसे फ्लाई ऐश मतलब ऐश मतलब राख होता है, ठीक है। नाम से ही हल्का हल्का क्लियर है और वही मतलब है इसका, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे जो ताप विद्युत गृह होता है, ठीक है, ताप विद्युत थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में जब कोयला जो होता है उसको पाउडर के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। कभी भी थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं ना कि थर्मल पावर प्लांट में कोयले से बिजली बनाया जाता है, लेकिन जो कोयले से बिजली बनता है वो पाउडर के रूप में यूज़ किया जाता है कोयले को वहाँ पे, ठीक है। अरे बैटरी भी लो हो गया मेरा, चलिए ठीक है। तो पाउडर के रूप में उसको यूज किया जाता है। तो पाउडर के रूप में यूज करते हैं, तो उस कारण से जो वो पाउडर जो होता है वो जब हम लोग क्या करते हैं उससे हम लोग उसमें हीट जनरेट करते हैं। तो उस समय ना बहुत सारा इस प्रोसेस में, ठीक है, बहुत सारा मतलब वायु में वो बहुत सारा वो चीज़ चला जाता है। अब उसी को फ्लाई ऐश बोलते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल अंतर है, इसको हम लोग समझेंगे कैसे कि जैसे लेड हो गया, ठीक है, आर्सेनिक हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, ये सूक्ष्म पाउडर के रूप में निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं थर्मल पावर प्लांट में, है ना। तो जैसे वही लेड जैसे लिखा हुआ हूँ, आर्सेनिक जैसे लिखा हूँ, कोबाल्ट जैसे लिखा हूँ, कॉपर जैसे लिखा हूँ, ठीक है, इनके धातु के इनके कण होते हैं, ठीक है। जीवों के श्वसन तंत्र के रोग तथा पादपों में प्रकाश संश्लेषण बाधित करता है। तो क्या परिणाम होता है वो भी लिखा हुआ है। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचाएगा। वैसे देखो नुकसान की बात है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम तो हर वायु प्रदूषक उसको नुकसान पहुंचाएगा कहीं ना कहीं। इसीलिए वायु, देखो वायु का सीधा सीधा मतलब है कि वायु अगर प्रदूषित होगा तो वायु हम अंदर ग्रहण करेंगे, हम श्वास के माध्यम से, तो वो हम लोग को फेफड़ा में ही जाएगा। तो वहाँ पे अपने को रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा लेना देना फेफड़ा से ही है। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में हम लोग का पूरा फेफड़ा का ही बारे में बात हो रहा है कि फेफड़ा में ही प्रॉब्लम कर रहा है कोरोना। तो बस उसी तरीके से भाई ये जितने भी वायु प्रदूषक हैं सब फेफड़ा में ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम तो हर जगह इसके एप्लीकेशन में आएगा, ठीक है। प्रभावों के बारे में बात नहीं करूँगा ज़्यादा मैं, क्योंकि प्रभाव बहुत ही सामान्य होते हैं और प्रश्न उससे जिस तरीके का आएगा वो मैं पूछूंगा कि किससे क्या प्रभाव स्पेशली पड़ता है।
जैसे कैडमियम से क्या रोग होता है, आर्सेनिक से क्या रोग होता है, ये सब स्पेशल प्रभाव होते हैं। ठीक है, तो आगे इसके बारे में चर्चा होगा। तो इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रेसिपिटेटर कितने तरह के होते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या कण निस्यंदन उपकरण है, उसी का हिंदी है, थोड़ा सा कठिन है हिंदी, इंग्लिश को ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से वायु में मिलने से रोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनके कण जो, देखो प्रेसिपिटेटर या इस तरह का जो देखिए प्लांट वगैरह में लगा रहता है। ठीक है, स्टैंडर्ड प्लांट्स वगैरह के ये स्टैंडर्ड्स होते हैं जहाँ पे इनका मॉनिटरिंग किया जाता है कि ये बहुत कम मात्रा में निकले। तो अलग अलग तरह के प्रेसिपिटेटर होते हैं जिसको आप छन्नी बोल सकते हैं, उससे रोका जाता है इन लोगों को, ताकि ये वायु में मत चले जाएं। ठीक है, तो आगे मैं बताऊंगा। इसी तरीके से देखिए SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, निलंबित कणीय पदार्थ, ये उससे भी छोटा होता है। ठीक है, ये उससे भी छोटा होता है। तो अब हम लोग को देखेंगे कि औद्योगिक धूल कण, ठीक है, ज्वालामुखी, सल्फेट, कार्बनिक तथा बहुनाभिकीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से पदार्थ इसमें से आ रहे हैं, है ना। तो ये उससे भी छोटे सेक्शन है। ठीक है, ये खत्म। अब देखिए यहाँ पे ना ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और जहाँ से डिटेल्ड में क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे प्रदूषक, वायु प्रदूषकों के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहला कौन सा है? तो उसमें सबसे पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। सामान्य भाषा में इसको दलगोटू गैस भी बोलते हैं। बहुत बड़ा कार्बन वायु प्रदूषक इसको माना जाएगा, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण ये भी बोल सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे महत्वपूर्ण बोल रहा हूँ दोस्तों, तो महत्वपूर्ण मतलब अच्छी चीज़ें, अच्छा बात होता है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं प्रदूषक बात बोलूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो वो सबसे ख़राब है, सबसे ख़राब है हमारे लिए मानवीय रूप से। ठीक है, तो ये सबसे ख़राब है। अब देखिए सभी वायु प्रदूषकों में 50% इसी का योगदान है। रक्त में घुलकर, देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारे रक्त में घुलता है और बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये 250 से 300 गुना हमारे मतलब ब्लड में ऑक्सीजन से 250 से 300 गुना ज़्यादा घुलता है और ये नुकसान पहुंचाता है। सिगरेट में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है दोस्तों, और जब हम लोग सिगरेट पीते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो हमारे ब्लड में घुलता है और वो 250 से 300 गुना ज़्यादा घुलता है। और अब आप सभी को पता है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का घुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही ऑक्सीडाइज करता है हम जो खाते हैं उसको। जब हम कुछ खाते हैं तो खाना जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज मतलब जिसको बोल सकते हैं जिससे वो टूटता है। पचने का एक सामान्य हम लोग बोल सकते हैं कि साइंटिफिक टर्म ऑक्सीडाइजेशन ही है। ठीक है, ऑक्सीकरण से ही वो पचता है और वो पाचन कमज़ोर हो जाएगा, पूरा हम लोग का सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ज़्यादा घुलने लगे तो बहुत खतरनाक है। ठीक है, अब कोयला व खनिज तेल के अपूर्ण दहन से, ठीक है, इनके अपूर्ण दहन से निकले गए, ठीक, और स्वचालित वाहन के उद्योग से, सिगरेट से, सीधी बात है यहाँ पे सीधा निकलेगा, क्योंकि सर्वाधिक उत्पादन परिवहन से, बिल्कुल परिवहन जो होता है ना, इतने सारे ट्रांसपोर्ट चलते रहते हैं जिसमें अपूर्ण दहन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन गैस निकलेंगे। ठीक है, अगला है CNG तथा द्रवित LPG के प्रयोग से ऑटोमोबाइल में संयंत्रों के फिल्टर से इसका नियंत्रण संभव। मतलब देखिए हाँ, यहाँ फिल्टर, सिंपल सी बात है, फिल्टर से ही इसका नियंत्रण होगा, लेकिन पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं होता है, इसे निकलता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड तय किया गया है। अगला है देखिए घरेलू वायु प्रदूषक। ठीक है, जैसे घरेलू क्या है, अरे सिंपल सा है, परफ्यूम जो होता है, स्प्रे जो होता है। अब जैसे ये सब चीज़ों से जो होता है ना, एयर केसर वगैरह, ठीक है, ये सब जो होते हैं घरेलू वायु प्रदूषक होते हैं। तंबाकू अपने आप में वायु प्रदूषक के जला के जो फूकते हैं। रेडॉन भी, रेडॉन दरअसल देखिए मैं क्या कहता हूँ, हीलियम नियामक रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, मतलब वो उसका संतुलन बनाने में सहायक नहीं है, तो संतुलन बिगाड़ेगा वो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्राकृतिक रूप से मृदा से ऐसा प्रोड्यूस होता है और ये नुकसान पहुंचाता है। फॉर्मेल्डिहाइड, अब फॉर्मेल्डिहाइड है जो दोस्तों, ये अलग अलग चीज़ों से, केमिकल्स, हमारे यहाँ जो कॉस्मेटिक्स होती हैं घर में, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वायु को प्रदूषित करती हैं कम पैमाने पर। ठीक है, ये सब ऐसे पूछा नहीं जाएगा। अगला देखते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के हर तरह के ऑक्साइड्स। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में देखिए, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो वायुमंडल में जब जाते हैं
तो चूँकि वायुमंडल में जब गए तो अलग अलग तरह के चीज़ों से मिल करके वो नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। और नाइट्रिक एसिड जो होता है ये वर्षा के साथ मिलता है और H2O और HNO3 H2SO4 बनाते हैं, फिर वो दोनों मिल करके अम्ल वर्षा कहलाते हैं, एसिड रेन। और आपको पता है एसिड रेन अरे बहुत ही खतरनाक चीज़ है, आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जब अम्ल 5.6 से pH वर्षा का कम हो जाता है तो उसे हम लोग एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। वो एक्सप्लेन करूंगा मैं अगले लेक्चर्स में। खनिज तेल तथा कोयले के जलने से, खनिज तेल और कोयले के जलने से भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं। मनुष्य के शरीर में नाइट्रिक जो एनो है, नाइट्रिक है ना, कि अधिक सांद्रण से मसूड़ों में सूजन होता है, रक्तस्राव होता है, निमोनिया होता है, कैंसर होता है। ये चारों चीज़ें जो होती है बिल्कुल ध्यान में रखना, ये चारों चीज़ों का क्या क्या कारण हो सकता है, ये चारों चीज़ों का, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग को ध्यान में रखना है। सुपरसोनिक जेट के निकलने वाले से पहले ही बताया था कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड जेट से भी निकलता है। स्मोक है ना, फोटोकेमिकल स्मोक, प्रकाश रासायनिक स्मोक से नाइट्रस के ऑक्साइड, ओजोन और पैन पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला कि प्रकाश रासायनिक स्मोक के रूप में क्षोभ मंडल के पास के घटक ओजोन हानिकारक, ठीक है। क्षोभ मंडल के पास ओजोन हानिकारक होती है। क्षोभ मंडल जो है, ऐसा हम लोग जानते हैं कि ओजोन जो होता है वो समताप मंडल में होता है, और यही ओजोन जो होता है वो क्षोभ मंडल में, मतलब क्षोभ मंडल के घटक रूप में क्षोभ मंडल के पास ओजोन हानिकारक होता है, ठीक है। इसी का एप्लीकेशन है वो, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जो सल्फ़र के ऑक्साइड्स होते हैं, तो सल्फ़र के ऑक्साइड्स किस तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे, तो भाई अम्ल वर्षा के बारे में तो हमने बात किया ही, ठीक है। तो बाकी ये द्वितीयक वायु प्रदूषक है, प्रथम कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा है। मतलब ध्यान में रखना है कि अगर बोलेगा कि सर्व प्रमुख वायु प्रदूषक कौन सा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कौन है तो सल्फर के ऑक्साइड्स, इनफैक्ट सल्फर डाइऑक्साइड है सबसे दूसरा खतरनाक। स्रोत वही ताप विद्युत थर्मल वाटर प्लांट या थर्मल प्लांट जो भी है, स्वचालित वाहन मतलब जो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट है ना। अगला है आँखों के जलन, दमा, खांसी, फेफड़ों का रोग और सिर दर्द, ये सब छोटा मोटा प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है। हालांकि धीरे धीरे जब क्रिएशन ज़्यादा हो जाता है तो ये बहुत खतरनाक भी हो जाता है, इससे जान भी जा सकती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड कुकिंग गैस भी कहते हैं, कुकिंग गैस, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड्स को देखिए, ये सब मेरे नोट्स हैं पुराने वाले, और ये सब नोट्स हर एग्ज़ाम में काम आते हैं। तो मैं सोचा कि ये सबसे स्टार्ट किया जाए शेयर करना आप सभी से, तो ये कंटिन्यू लेक्चर में मैं सारा ब्रिक बाय ब्रिक कंप्लीट करूँगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाला बात नहीं है। व्यापम की वैकेंसीज आने से पहले व्यापम का पूरा सिलेबस डिटेल्ड रूप से आपके सामने मिलेगा। सारा सब्जेक्ट का डिटेल्ड लेक्चर आपको पब्लिक सर्वेंट चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भवनों के संरक्षण हेतु कारक, अगला है इससे पेयजल स्रोत दूषित हो जाते हैं, हर चीज़ होगा, सल्फर डाइऑक्साइड है ना हर जगह। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, प्लास्टिक, अग्निशमन स्रोत से हर जगह से कहाँ पे क्या निकलेगा CFC। मैं पहले ही बताया, आप जहाँ भी एयर कंडीशनिंग का नाम है CFC में आ जाएगा। तो CFC समताप मंडल में O3 के संरक्षण हेतु उत्तरदायी है। देखिए याद रखिए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन का दुश्मन है, मतलब दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। ओजोन को दिक्कत हो रहा है CFC से, और CFC कहाँ से? ओजोन क्या करता है, सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज UV रेज को धरती में पहुँचने से रोकता है, और उसको प्रॉब्लम अगर क्रिएट करेगा तो UV रेज हमारे यहाँ डायरेक्ट पहुँचने लगेंगे, जो कि हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है। तो कम से कम ओजोन हमारा क्या है, मित्र है। किसका मित्र है? मतलब जंतुओं का मित्र होता है ओजोन, और ओजोन का जो दुश्मन है वो कौन है? CFC। और CFC कौन क्रिएट करता है? हम, रेफ्रिजरेटर यूज कर। तो कहीं ना कहीं इसीलिए मानव को सबसे बड़ा कारण माना जाता है प्रदूषण का, ठीक है। फॉरेस्ट्री के पेपर में पूछा भी था पिछले बार कि मानव सबसे बड़ा प्रदूषक कौन सा है, तो उसमें मानव आंसर लिया था। सही बात है, ये सब हम ही कर रहे हैं।
तो आज के दिन हमको यही ध्यान रखना है कि हमको इस सब चीज़ को कम करने का प्रयास करना है। आगे जो ओजोन में पृथ्वी से 20 से 35 किलोमीटर दूर में समताप मंडल में होता है ओजोन। ठीक है, ओजोन को नापने की इकाई क्या है? डॉप्सन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको अगले 2-4 कहीं पेपर वेपर में दिखने को कि ठीक है, ओजोन की मापने की इकाई डॉप्सन। ये दूरी भी पूछेगा कि 25 से 30 किलोमीटर ऊपर मिलता है ओजोन का स्तर, और ये समताप मंडल जिसको कहते हैं वहाँ मिलता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, नहीं थर्मोस्फेयर बोलते हैं, सॉरी थर्मोस्फेयर बोलते हैं ना। तो थर्मोस्फेयर में मिलता है और 20 से 35 किलोमीटर ऊपर मिलता है। और डॉप्सन की 100 डॉप्सन में ना 1 मिलीमीटर होता है। हाँ यही होता है। ठीक है, अगला श्रीनगर में O2 परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में न्यूनतम है। मतलब सीधी यहाँ पे बात हो जाएगी कि भारत में अगर हम नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो ओजोन की जो मोटाई है वो कम होते जाती है। देखिए ये नॉर्थ है, श्रीनगर नॉर्थ में है और त्रिवेंद्रम केरल में है और त्रिवेंद्रम हमारे साउथ में है त्रिवेंद्रम। तो ओजोन की परत की मोटाई जो है वो उत्तर में सबसे अधिक। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि नॉर्थ में ज़्यादा और साउथ में कम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये जो पेज है दोस्तों, इसमें देखिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम पढ़ने वाले हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन के दहन से सबसे ज़्यादा इसका उत्सर्जन होगा। तीव्र गति से वन विनाश से इसका होगा, क्योंकि देखिए तीव्र गति से वन विनाश से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है की मात्रा बढ़ेगी, है ना, ऑक्सीजन कम होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट का सर्वप्रमुख घटक 60% जो होता है ग्रीन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये इस लेक्चर का कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं दोस्तों जो कि वातावरण का तापमान बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसे जो गैसेस होते हैं, ऐसे मतलब गैसेस जो होती हैं उसमें सबसे प्रमुख सबसे बड़ा योगदान जो इस गैस का है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो 60% योगदान है इसका। ध्यान रखिएगा इस बात को। अभी इस बार के CGPSC 2020 के प्रीलिम्स में भी आया था क्वेश्चन। ठीक है, वर्षा तथा मृदा नमी में कमी, महासागरीय जल की अम्लता में वृद्धि, है ना, और हिमटोपी, महाद्वीप हिम का पिघलना, ये सब इसके प्रभाव हैं। ठीक है, किसका? ग्रीन हाउस इफेक्ट का ये प्रभाव है। ये बिल्कुल एकदम मतलब एक छोटा सा पॉइंट है, ये बीच बीच में लिखा हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ें पूछे जाती हैं। जैसे एक मिनट, जैसे बता रहा हूँ, ये और ये जैसे कि इसको एक साथ मैं किया हूँ, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्षा में कमी, मृदा में नमी नहीं रहता है, पानी नहीं गिरेगा तो फसल को नुकसान होगा, महासागरीय जल की अम्लता बढ़ेगी तो वहाँ के जीव जंतुओं को प्रॉब्लम है, और हिमटोपी का पिघलेगा तो बाढ़ आने की समस्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियाँ को छोड़ दो तो जो हिम से जो 12मासी जो नदियाँ हैं उनमें बाढ़ आने की समस्या बढ़ती है। ठीक है, ये तीनों ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रॉब्लम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड साला बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीथेन क्या है? तो मीथेन को आप बोल सकते हैं कि हरित गृह प्रभाव में ना दूसरा योगदान 20% के साथ। ठीक है, अब इसके बाद आता है देखिए कि कहाँ से निकलता है। तो धान के खेत से निकलता है, कोयला खान से निकलता है, घरेलू पशु जो होते हैं उसके जुगाली से गैस से निकलता है। आर्द्र भूमि में मतलब खेत में, धान के खेत में सबसे ज़्यादा मिलेगा मीथेन, है ना। और समताप मंडल में मीथेन का सांद्रण अधिक होने से जल वाष्प में वृद्धि होती है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ाता है। ठीक है, एकदम क्लियर सा लिखा हुआ है ना। अधिक सांद्रण जब मीथेन का होता है तो जल वाष्प की वृद्धि होता है। जल वाष्प भी क्या है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। ठीक है, अगला आता है लेड से भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो लेड का प्रदूषण के बारे में हम जानते हैं कैसे। ये कारखाने से वायुमंडल में जाता है तथा लेड ऑक्साइड बनाता है जो शरीर में पहुंचकर तंत्रिका तंत्र पर हानिकारक प्रभाव डालता है। ठीक है, ये कारखानों से वायुमंडल में निकलता है ना। सीसा लेड मस्तिष्क संबंधी बीमारी होता है, गुर्दों लीवर को नुकसान पहुंचाता है। खून में जब लेड जो होता है वो अच्छे से अवशोषित होता है। देखिए मैंने 2 चीज़ें बताया। पहला मैं बताया कार्बन मोनोऑक्साइड का खून से एप्लीकेशन की खून में वो 250 से 300 गुना ज़्यादा घुलता है। किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो वो नुकसानदायक होता है। उसी तरीके से लेड जो होता है
वो खून में अवशोषित हो जाता है, खून उसको ऑब्जर्व कर लेता है और वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, जिससे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो जाता है, लकवा का समस्या जो है ना वो ईजी से क्रिएट होता है ना, ब्रेन को प्रॉब्लम करता है ना। और लकवा और ब्रेन का प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा वो चीज़ है, लेड का बहुत ज़्यादा मतलब रोल है ना। आगे देखिए बेंजीन में बताया पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन टॉलुइन ये सब का एप्लीकेशन ही होता है, ये सभी का ही केमिकल होता है ना। तो इसके दहन से यहाँ जो मैं एक टर्म लिखा हूँ, ठीक है, ये है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पॉलीसाइक्लिक मतलब जो साइक्लिक होता है जैसे बेंजीन और टॉलुइन यही सब, ठीक है। तो और सस्पेंडेड पार्टिकुलर उत्सर्जित होते हैं, ठीक है, बेंजीन के दहन से। इसमें सर्वाधिक मात्रा में बेंजीन होते हैं। देखिए सीधी सीधी बात है, जिन घटकों से वो मिल करके बना होगा उसको जलाने से उन्हीं के घटक ही निकलेंगे जनरली, ठीक है। इसमें भी वही होता है। बेंजीन से रक्त कैंसर होता है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, बेंजीन से रक्त कैंसर होता है, ठीक है। अगला देखिए कैडमियम ये कण श्वसन से होता है। कैडमियम से इताई रोग होता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, 4-5 बार 10 बार पूछा गया क्वेश्चन होगा। कैडमियम से इताई रोग होता है। तो कैडमियम के कण श्वसन विष की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, इताई रोग होता है। यहाँ नहीं लिखा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तापीय प्रदूषण, देखो ताप का प्रदूषण का क्या कैसे है, तो ताप देखो क्या होता है कि वायुमंडल जो होता है उसके तापमान में जब वृद्धि होता है, ठीक है, उससे जो गैस होते हैं गैस का संतुलन बिगड़ता है, और गैस का संतुलन बिगड़ने से ही वायु प्रदूषण होता है। तो क्लियर है। अब वायु प्रदूषण के नियंत्रण उपाय, ज़्यादा नहीं, छोटे मोटे उपाय मैं जानूंगा, लेकिन जितना मैं यहाँ पर लिखा हूँ बस उन्हीं को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जन जागरूकता तो एक सामान्य चीज़ है, पूछा नहीं जाएगा ये। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को प्राथमिकता। वैकल्पिक स्रोत अर्थात देखिए कुछ ऐसे स्रोत हैं जो ट्रेडिशनली हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं बहुत पहले से, तो वैसे स्रोत जैसे कोयला वेला हो गया, वो मिलता था, खोदे मिला जलाए, ठीक, लकड़ी जलाए, दिक्कत कर रहा था। वैकल्पिक स्रोत मतलब जैसे सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ऐसी कुछ ऊर्जाएं हैं, इनका अगर प्रयोग करें तो प्रदूषण कम होगा, ठीक है। यूरो 4, अब देखिए मानक जो है ये गाड़ियों के लिए, ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जिससे जब हरित डीजल अगर यूज़ करें हम लोग, ठीक है, हरित डीजल जैसे बायोडीजल वगैरह यूज़ करें तो उससे कम प्रदूषण होगा। सीएफसी के उत्पादन के उपयोग पर सीमित करना पड़ेगा, क्योंकि सीएफसी से ओजोन को दिक्कत पहुंच रहा है, ओजोन से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और हमारे शरीर को बहुत दिक्कत है, तो ये भी अगर कम करें हम। चिमनियों में बैग फिल्टर लगे हो, 50 माइक्रोमीटर से कम, 50 माइक्रोमीटर से कम मतलब लेस देन 50 माइक्रोमीटर, और 50 माइक्रोमीटर से अधिक हेतु साइक्लोन सेपरेटर। देखिए साइक्लोन मैंने पिछले बार बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है ना, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है, ये तीनों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैग फिल्टर क्या होता है, चिमनियों में अगर बैग फिल्टर लगे रहेगा तो 50 माइक्रोमीटर से जो कम के जितने पार्टिकल्स होंगे ना वो छन जाएंगे, ठीक है। और साइक्लोन सेपरेटर जो होगा था उससे अधिक को छान देगा। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में पिछले पेज में बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है, छोटों को छानता है, तो ये सबसे खतरनाक है, ठीक है, छोटे वाले को छानता है। तो ये जहाँ जहाँ ज़रूरत हो बिल्कुल लगाया जाना चाहिए, है ना, ये भाई रोकने का उपाय है। अगला 1 माइक्रोमीटर से छोटे कणों को रोकने हेतु वही बात है ना। अगला है 1981, ये थोड़ा ध्यान देने वाला चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, ये पूछेगा, ज़रूर पूछेगा ये कि ये जो लाइन है पूछेगा कि 1981 में एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1981 में, देखिए केवल एयर पोल्यूशन पर चर्चा किया हूँ इसीलिए, नहीं तो देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980 में आया, उसके बाद वायु प्रदूषण आया 1974 में, उससे पहले जल प्रदूषण आ चुका था। मतलब जल प्रदूषण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1974 में आया था। 1980 में आया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और उसके बाद 1981, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 1981 में एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट आया, और एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट को संशोधित किया गया, उसको अमेंड किया गया कब, 1988 में। इसमें ध्वनि प्रदूषण शामिल किया गया। मतलब हम लोग अगर बोलें तो ध्वनि प्रदूषण एयर प्रदूषण के में साथ में शामिल है, दोनों के जो रूल्स हैं, जो उसके लीगल
रूल्स हैं वो एक ही एक्ट में हम लोग को मिलते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण कब शामिल किया गया था? 88 में। बिल्कुल ध्यान रखे गए दोनों फैक्ट। ठीक है। अगला अगला है दोस्तों कि 2 नवंबर 2001 को मुरली देवड़ाबाद में एससी में सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषिद्ध कर दिया। देखिए इसको एक पॉइंट में लिखा था, हाँ आया था कहीं एसएससी में कि 2 नवंबर 2001 को मुरली देवड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में मतलब अपील डाला और इसी में सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान को निषेध किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक फैक्ट अगर पूछा था तो पूछ भी सकता है कि 2001 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, है ना, चालू हुआ है कि सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना गैरकानूनी। ठीक है, तो ये लेक्चर जो था दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जैसे कि आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, तो लेट्स स्टार्ट नर्चरिंग द नेचर ऑफ ऑन दिस डे। आज से हम लोग शुरू करते हैं पर्यावरण के बारे में थोड़ा सोचना और पर्यावरण को थोड़ा संरक्षित रखने का प्रयास करना। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, जुड़े रहिए हमारे साथ। सीजीवे व्यापम के जो आने वाली अपकमिंग वैकेंसी है उससे आने से पहले तक ही सारे लेक्चर्स हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।